अच्छा जी, तो प्रेफर्ड स्टॉक, उसकी करैक्टरिस्टिक्स और उसकी वैल्यूएशन डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं स्टॉक की नेक्स्ट टाइप की तरफ, कॉमन स्टॉक। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बेसिकली ट्रू ओनर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। असल ओनर ये लोग होते हैं, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक भी जो कंपनी इशू करती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो ऑल्दो उसके ऊपर मैच्योरिटी डेट मेंशन नहीं होती, लेकिन कंपनी इसी नीयत से इशू करती है कि किसी ना किसी टाइम कंपनी ने उसको रीपरचेज़ करना होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी लाइफ टाइम के लिए इस किस्म की पेमेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो उसको फिक्स्ड अमाउंट से पेमेंट करनी ही करनी पड़े, चाहे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो मर्ज़ी हो रहा है, आप बाउंड होते हैं। तो कंपनी, कोई भी कंपनी बाउंड होना पसंद नहीं करती, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर नीड उनको ऐसा करना पड़ता है। तो जब वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं तो उसको वापस बाई बैक करते हैं। तो बेसिकली जो एक्चुअल ओनर्स होते हैं कंपनी के, वो ये कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं। कॉमन स्टॉक अब क्या होता है? सर्टिफिकेट दैट रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप इन ए कॉरपोरेशन हैविंग नो मैच्योरिटी डेट, नो फिक्स्ड डिविडेंड, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट ब्रिंग ऑन बैंक्रप्सी एंड डिविडेंड्स आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। यही सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये बेसिकली एक ऐसी सिक्योरिटी होती है, एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो कि ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका उस कॉरपोरेशन के अंदर, उस कंपनी के अंदर हिस्सा बताता है कि आप कितने हिस्से के मालिक हैं। जितनी वैल्यूएशन के आपके पास स्टॉक होते हैं, जितने वैल्यू के, जितना पोर्शन आपने स्टॉक का लिया होता है, उतने ही पोर्शन के आप मालिक होते हैं। अगर कंपनी का 25% स्टॉक आपने परचेज़ किया हुआ है, जितना भी कॉमन स्टॉक है उसका 25%, इसका मतलब कंपनी के और कंपनी के एसेट्स के 25% के एसेट्स के आप मालिक हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इनको हम रेजिडुअल ओनर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनको रेजिडुअल इनकम मिलती है, इनका रेजिडुअल क्लेम होता है हर चीज़ के ऊपर, एसेट्स के ऊपर भी, इनकम के ऊपर भी। अगर बच जाए तो मिलता है, ना बचे तो नहीं मिलता, और ये उसका क्लेम भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसका कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि डिविडेंड ना देने से, किसी भी साल अगर नहीं दिया कंपनी ने, अक्सर कंपनियां नहीं देती, 2-2 साल नहीं देती डिविडेंड, लेकिन उसकी वजह से कंपनी बैंकरप्सी की तरफ नहीं जाती, जबकि बॉन्ड की सूरत हाल में जाती है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल भी नहीं होता, टैक्स इससे पहले ही एडजस्ट हो जाता है, जैसा कि हमने इनकम स्टेटमेंट में देखा था। सो इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, मतलब बैंकरप्सी, देयर क्लेम विल बी एंटरटेन्ड ऑन लॉस्ट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आफ्टर सेटिस्फाइंग क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब जो कि डेट्स होते हैं हमारे, एंड प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। मतलब खुदा ना खास्ता अगर कंपनी दिवालिया होने की तरफ जाती है तो ऐसी सूरत हाल में इनका क्लेम सबसे आखिर पे एंटरटेन किया जाता है। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं चल रही थी, लगातार नुकसान में जा रही थी, एट द एंड मतलब इस नतीजे पे पहुँचे कि ऐसी कंपनी को रन करने से बेहतर है इसको बंद कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में जब कंपनी के एसेट बेचे जाएंगे, उसको दिवालिया किया जाएगा, तो सबसे पहले उसके कर्जदारों का कर्ज उतारा जाएगा, उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को उनकी पेमेंट दी जाएगी। फिर अगर कुछ बचेगा, जितना भी बचेगा, उससे फिर कॉमन स्टॉक वालों के पैसे पूरे किए जाएंगे। अब चाहे वो उनकी इन्वेस्टमेंट का 50% पूरा हो, 40% हो, जितना भी हो सकता है 100% निकल आए, लेकिन मुश्किल होता है क्योंकि दिवालिया होने की सूरत में कंपनी के पास इतना कुछ नहीं होता। अगर इतना कुछ होता कंपनी के पास कि वो सबके क्लेम पूरे सेटिस्फाई कर सकती, तो कंपनी फिर अपने ऑपरेशन ही क्यों ना रन करती, फिर दिवालिया क्यों हो जाती। दिवालिया होती इसीलिए है कि कंपनी उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पा रही होती। तो अमूमन इस सूरत हाल में, डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल में, दिवालिया होने की सूरत हाल में जो स्टॉक होल्डर सबसे ज़्यादा घाटे में रहते हैं वो ये कॉमन स्टॉक होल्डर ही हैं, क्योंकि अमूमन इनको 50% इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं होती, क्योंकि इनका लास्ट क्लेम होता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा रिस्कियर पॉइंट होता है कॉमन स्टॉक होल्डर होने का। तो ये मतलब आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा भी है। यही ड्रॉबैक एक लिहाज से एक एडवांटेज भी है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। बेशक आप ओनर तो होते हैं, अभी जैसे अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर आप एक कारोबार अकेले में चला रहे हैं तो उसमें आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है कि अगर खुदा ना खास्ता कारोबार आपका नहीं चल पाया और आपको वो कारोबार बेचना पड़ा है, ठीक है, कारोबार बेचने के बाद भी आप अपने
आप अपने कर्ज़े पूरे नहीं उतार पाए, मतलब आपके ऊपर लेट सपोज 5 लाख का कर्ज़ा था, आपने अपनी दुकान शुकान सारा कुछ बेच दिया, फिर भी 1 लाख रह गया है, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, फिर भी 1 लाख रह गया, तो फिर आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, घर है, बाइक है, कुछ भी है, उसको बेच के आप अपने उधार उतारेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ओनर होते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप लायबल होते हैं वो चीज़ें वो उधार उतारने के। लेकिन ये जो ओनर होते हैं जो कि कॉमन स्टॉक, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अप टू दैट अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन दैट बिजनेस, ठीक है, सिर्फ उस अमाउंट तक जो अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट की हुई है, मतलब जिस अमाउंट के इनके पास शेयर्स हैं, मतलब इनको अगर मैक्सिमम लॉस होगा ना उतना होगा जितने के इन्होंने शेयर लिए हुए, मतलब मैक्सिमम यही हो सकता है कि अगर किसी बंदे ने, मतलब लेट सपोज अगर मैंने किसी कंपनी के 5 लाख के शेयर लिए हैं और वो खुदा न खास्ता कंपनी का दिवालिया निकल गया है, तो जब सारा सबके उधार उतारने के बाद कॉमन स्टॉक की जब बारी आई, ठीक है, तो मुझे कंपनी ने 5 लाख देने थे क्योंकि मैंने 5 लाख के शेयर लिए थे, लेकिन जब मेरे हिस्से में आया तो कुल मिला के 1 लाख, मतलब 4 लाख का मुझे नुकसान हो गया, या हो सकता है ये 1 लाख भी ना मिले, हो सकता है बाकी सारे उधार वाजबात उतारने के बाद कंपनी के पास कॉमन स्टॉक के लिए कुछ भी ना बचे, तो मुझे जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है ना वो यही हो सकता है कि जितने मैंने शेयर खरीदे हुए थे, जो मेरे पास 5 लाख के जो सर्टिफिकेट्स पड़े थे शेयर्स की सूरत में, तो बस वो मेरे लिए अब सिवाय रद्दी की और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले उनकी मालियत 5 लाख थी, अब कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा वही लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कंपनी दिवालिया हो गई है और उसका कर्ज नहीं उतर रहा, मतलब कॉमन स्टॉक और प्रेफरेंस स्टॉक तो बहुत दूर की बात है, उसका कर्जा ही नहीं उतर रहा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कॉमन स्टॉक होल्डर के पर्सनल एसेट्स, गाड़ी बंगला वगैरह उनका बेच के उस कंपनी का उधार उतारा जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये एक किस्म का प्लस पॉइंट भी होता है कॉमन स्टॉक होल्डर के लिए, मतलब जहाँ ये एक डिसएडवांटेज है वहाँ ये एक एडवांटेज भी है ऐसी सूरत हाल में, ठीक है। तो इसी ही नुक्ते नज़र से अगर हम बैंक्रप्सी के नुक्ते नज़र से देखें, तो इसी ही नुक्ते नज़र से जो बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक होता है ना, इनको हम क्रेडिटर्स तस्वर करते हैं, क्योंकि इनके हमने वाजबात उतारने ही उतारने होते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जैसे मर्ज़ी करें, कंपनी के एसेट बेचने पड़े, जो मर्ज़ी करने पड़े, हमने उधार उतारना ही उतारना होता है। प्रेफर्ड स्टॉक वाले भी पीछे पड़े होते हैं, उनको भी उतारना ही उतारना होता है। जो एंड पे जो घाटे में जाते हैं वो बेसिकली यही कॉमन स्टॉक वाले होते हैं, इसीलिए ही इनको ओनर्स कहते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी कारोबार का दिवालिया निकलता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान ओनर को ही होता है। तो इस सूरत हाल में भी जो कि ओनर्स होते हैं उन्हीं को नुकसान होता है कि जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई होती है इसमें, वो सारी की सारी डूब जाती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये होता है कि सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट डूबती है, उनके पर्सनल एसेट को नहीं छेड़ा जाता है ऐसी सूरत हाल में। तो प्रेफर्ड स्टॉक की तरह इस स्टॉक की भी कुछ खसूसियात होती हैं जो कि आम तौर पे कॉमन होती हैं तमाम किस्म के कॉमन उसमें स्टॉक्स में, इसीलिए इनको कॉमन स्टॉक कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो खसूसियात होती हैं वो भी कॉमन ही होती हैं, इसके अंदर कोई यूनिकनेस नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेफर्ड स्टॉक में उसके हर इशू में एक यूनिकनेस पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो राइट्स एंड प्रोविजंस जो कि दिए जाते हैं इन्वेस्टर को, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो लो डिविडेंड पे भी राज़ी हो जाए, तो उनके अंदर वो जो एडिशनल राइट्स वगैरह दिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी कॉमन स्टॉक में नहीं होता। कॉमन स्टॉक जब भी कंपनी इशू करती है उसके अंदर वही सेम सारा कुछ राइट्स एंड प्रोविज़न होते हैं जो कि एक नॉर्मल कॉमन स्टॉक में होते हैं। तो और ये तमाम कंपनीज़ में ये सारे के सारे जो कि कॉमन स्टॉक की खसूसियात होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी की सारी कॉमन होती हैं। तो इसके अंदर जो यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब की गई हैं आपकी कोर्स बुक में भी, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है क्लेम ऑन इनकम, फिर है क्लेम ऑन एसेट्स, फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर है वोटिंग राइट, फिर है प्रीएम्प्टिव राइट। तो एक एक करके हम इन तमाम को डिस्कस करते हैं। क्लेम ऑन इनकम, बीइंग ओनर्स कॉमन शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू द रेजिडुअल इनकम आफ्टर क्रेडिटर्स एंड प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो जैसे मालिक को हमेशा ही बचा कुचा प्रॉफिट ही मिलता है, तमाम किस्म के वाजबात, हर किस्म के उधार उतारने के बाद जो बचता है प्रॉफिट, चाहे ज़्यादा बचा है चाहे कम बचा है, वो ओनर का होता है। तो ऐसे ही जो इनकम के ऊपर क्लेम होता है इनका, वो भी रेजिडुअल क्लेम होता है। मतलब जब कभी भी ये लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि इनकम में से पहले हमें डिविडेंड दे दिया जाए, बाद में आप अपने खर्चे पूरे करते रहना, ऐसा नहीं होता। इनका क्लेम रेजिडुअल होता है, ठीक है, वो रेजिडुअल इनकम पे होता है। मतलब जब सारे वाजबात वगैरह सारा कुछ पे हो जाएगा, फिर जो आखिर में इनकम बचेगी वो चाहे थोड़ी बचे
चाहे वो ज़्यादा बचे, चाहे वो 1 लाख बचे, चाहे वो 10 लाख बचे, ठीक है, वो फिर इनके हिस्से में आती है। वो फिर इनको इन शेप ऑफ डिविडेंड या फिर इन शेप ऑफ कैपिटल गेन, मतलब दोबारा री इन्वेस्ट करके इसमें बिज़नेस में, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसी सूरत हाल में, दोनों सूरत हाल में इनको फ़ायदा होता है। तो बेसिकली जो आखिर में बचता है वो इनके हिस्से में आता है। दिस रेसिडुअल इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, और इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, मतलब वैल्यू इंक्रीज ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट ऑन देयर स्टॉक, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो अब जो रेसिडुअल इनकम बचती है, जो कि रेसिडुअल इनकम होती है किसी भी कंपनी की तमाम अखराजात वगैरह हर चीज़ देने के बाद, बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट देने के बाद, लोन की किस्त भी देने के बाद, प्रेफर स्टॉक का डिविडेंड देने के बाद, जो एंड पे सारा कुछ करने के बाद एंड पे बचता है इनके लिए, जो है कॉमन स्टॉक के लिए, फिर उसकी भी दो सूरत हाल होती हैं। या तो वो उनको डायरेक्टली पे किया जाता है डिविडेंड की सूरत हाल में, या फिर इनडायरेक्टली कैसे कि वो दोबारा कारोबार में इन्वेस्ट किया जाता है कारोबार को वसी करने के लिए, कि अगर आज उसकी कैपेसिटी लेट सपोज है 100 यूनिट्स की, तो वो कल उसकी कैपेसिटी 150 यूनिट्स पे आ जाए ताकि ज़्यादा सेल हो, या ज़्यादा सेल होगी कल को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो कल को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, ना सिर्फ ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा बल्कि कंपनी की रेपो अच्छी होगी, कंपनी के शेयर की वर्थ बढ़ेगी, तो इनको कैपिटल गेन भी होगा, 100 वाला शेयर 120 पे या 150 पे बिकेगा, ठीक है। तो ये एक किस्म का डबल फ़ायदा होता है इनको, जो कि कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं। लेकिन ये ऑन दी अदर हैंड एक किस्म से नुकसान भी होता है इनको, कि इनका क्लेम के ऊपर रेजिडुअल क्लेम होता है, इनका जो है इनकम के ऊपर रेजिडुअल क्लेम होता है, कि मतलब ये किसी भी प्रेफर स्टॉक से पहले या बॉन्ड से पहले क्लेम नहीं कर सकते कि इनको डिविडेंड दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कि या तो इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, मतलब ये लोग बहुत अच्छे रह जाते हैं, या बहुत ही बुरे रह जाते हैं। अगर कंपनी बहुत अच्छी है, बड़ी कंपनी है, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि प्रेफर स्टॉक वाले नुकसान में जा रहे होते हैं, क्योंकि कंपनी बाद में इतनी प्रॉफिटेबल हो जाती है, उनको तो अपने परसेंटेज के हिसाब से जो कि डिविडेंड मिल रहा होता है, लेकिन जो बचता है पीछे प्रॉफिट वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि कॉमन स्टॉक वालों को मिलता है। दोनों सूरत हाल में, जो है डिविडेंड की सूरत हाल में भी और कैपिटल गेन की सूरत हाल में भी। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। आम तौर पे कॉमन स्टॉक को जो मिलता है वो इनसे प्रेफर्ड स्टॉक से कम ही होता है, और मिलता भी बहुत कम है, मतलब किसी साल मिलता है तो किसी साल नहीं मिलता। तो ये लोग बेसिकली किसी साल डिविडेंड पे तो फिर किसी साल कैपिटल गेन पे ही मतलब वो करते रहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेटिस्फाई करते रहते हैं। अब जैसे कि इनका रेजिडुअल क्लेम होता है इनकम के ऊपर, ऐसे ही एसेट्स की सूरत हाल में भी इनका रेजिडुअल क्लेम होता है, क्योंकि ये ओनर्स होते हैं। हमेशा अगर कंपनी का जब भी दिवालिया निकलता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी कंपनी का दिवालिया निकलता है तो ओनर का भी साथ ही दिवालिया निकल जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घाटे में ओनर जाता है, क्योंकि उसके हिस्से में वो बचता है जो कि एंड पे जिसको आप कहते हैं कचरा माल बचता है। क्योंकि जब दिवालिया निकलता है तो सारा कुछ बेच पाच के कंपनी के पहले कर्ज़े उतारे जाते हैं, कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी के सारे एसेट्स, उसकी मशीनरी, ईच एंड एवरीथिंग, कंपनी के व्हीकल्स, उसकी स्टेशनरी, उसका फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग बेच के उस कंपनी के कर्ज़े उतारे जाते हैं। जो एंड पे अगर कुछ बचता है तो वो ओनर के हिस्से में आता है, अदरवाइज़ वो भी नहीं आता। तो यही सूरत हाल कॉमन स्टॉक के साथ भी होती है। बीइंग ओनर्स ऑफ द कंपनी दे आल्सो हैव रेजिडुअल क्लेम ऑन एसेट्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, मतलब इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट या बैंक्रप्सी देयर क्लेम विल बी एंटरटेन्ड ऑन लास्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब जो कि हमारे क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने उधार लिया होता है, डेट्स होते हैं जो हमारे एंड प्रेफर्ड स्टॉक, मतलब इन केस ऑफ बैंक्रप्सी अगर कंपनी का दिवालिया निकलता है तो इनका क्लेम सबसे आखिर पे एंटरटेन किया जाता है। और इसी वजह से इसको मोर रिस्कियर सिक्योरिटी कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रेफर्ड स्टॉक, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक को फिर भी थोड़ी बहुत मतलब जिसको आप कह सकते हैं, हालांकि उनको भी लॉस होता है, बाज़ औक़ात उनका भी क्लेम पूरा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा होता, लेकिन उनको थोड़ी बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी इसलिए भी होती है कि क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक हमेशा मिकदार में थोड़े होते हैं, जो कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होते हैं वो भी मिकदार में थोड़े होते हैं। बेसिकली बड़ी 2-4 कंपनीज होती हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जबकि जो कॉमन स्टॉक होते हैं वो होते हैं जनरल पब्लिक, और वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
तो उनका क्लेम पूरा करना अंडरस्टूड सी बात होती है कि वो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि जी प्रेफर्ड स्टॉक का क्लेम पूरा हो जाता है कंपनी के एसेट बेच बाच के। तो प्रेफर्ड स्टॉक बेसिकली ख़ुद को थोड़ा बहुत सेफ़ कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉमन स्टॉक, क्योंकि मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि उनकी पेमेंट पूरी हो जाएगी। ऑल्दो कुछ केसेस में नहीं भी हो पाती, लेकिन 70 to 80% केसेस में हो जाती है। तो इसी वजह से जो कॉमन स्टॉक होती है, सिक्योरिटी जो होती है कॉमन स्टॉक की, इसको मोर रिस्कियर कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड एंड प्रेफर्ड स्टॉक, क्योंकि इनका एसेट्स पे क्लेम भी रेजिडुअल होता है कंपनी के एसेट्स के ऊपर भी, कि अगर कुछ बचेगा तो वो, अगर कुछ बचेगा भी सही तो वो भी फिर ऐसे नहीं होगा कि किसी एक को मिलेगा, वो फिर सबको उसके मतलब वो फिर सब पे बराबर डिवाइड होगा। मतलब अगर किसी ने 1 लाख का शेयर लिया है, किसी ने 5 लाख का लिया है, सारा कुछ, तो उनको उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से जो भी बचेगा वो उनको उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया जाएगा। हो सकता है 5 लाख वाले को 1 लाख मिल रहा हो सकता है 1 लाख वाले को 20,000 मिल रहा हो, ठीक है। मतलब हर किसी को उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलेगा। मतलब कि 10% या 20% अगर सबके हिस्से में आ रहा है तो उनको वही मिलेगा। अब कॉमन स्टॉक के लिए जहाँ एक ड्रॉबैक होता है क्लेम ऑन इनकम का या क्लेम ऑन एसेट का, वहाँ एक एडवांटेज भी होता है कॉमन स्टॉक के लिए लिमिटेड लायबिलिटी का, ठीक है। ये वो ओनर्स होते हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि कॉरपोरेशंस के अंदर जो कि ओनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने जब सबसे पहले लेक्चर में बिज़नेस की टाइप्स पढ़ी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और उसके बाद कॉरपोरेशन, तो उसके अंदर हमने उसकी खसूसियात में, करैक्टरिस्टिक्स में हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि इसके अंदर ओनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर भारी नुकसान उठाना पड़ता है कंपनी को, जिसकी वजह से कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, बैंकरप्सी की तरफ चली जाती है, तो फिर जो भी उसके ओनर्स होते हैं जो कि कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं, उनको मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा जितनी उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। उनके पर्सनल एसेट को, उनकी गाड़ी को, उनके बंगले को या किसी भी और पर्सनल एसेट को नहीं छेड़ा जाएगा कंपनी के वाजबात उतारने के लिए। तो ये एक किस्म का एडवांटेज होता है, प्लस पॉइंट होता है कंपनी के ओनर के लिए कि अगर मुझे मैक्सिमम अगर लॉस होगा भी तो सिर्फ इतना ही होगा जो मेरे पास शेयर्स पड़े हैं, इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं हो सकता। A protective provision whereby the investor is not liable for more than the amount he has invested in the firm, or common shareholders' liability in case of bankruptcy is limited to the amount of their investment। जैसे कि मैं भी आपको ये सारा कुछ बता चुका हूँ। एक जो सबसे बड़ी खसूसियत है कॉमन शेयर होल्डर की, जो कि और किसी सिक्योरिटी होल्डर के पास नहीं होती, ये वो राइट है जो इनको डिफ्रेंशिएट करता है या जो इनको मतलब के तरजीह देता है बाकी सब सिक्योरिटी होल्डर के ऊपर, वो इनका वोटिंग राइट्स होता है, ठीक है। बाकी जितने भी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर हों या बॉन्ड होल्डर हों, ठीक है, उनका सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट से लेना देना होता है और अपने रिटर्न से, ठीक है। अगर बॉन्ड होल्डर हों तो उनको सिर्फ अपने इंटरेस्ट की पड़ी होती है, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर हों तो उनको अपने डिविडेंड की पड़ी होती है, ठीक है। जबकि जो कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं, क्योंकि ये कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो इनके पास ये राइट होता है कि ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए वोटिंग कर सकते हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। ये मतलब जिसको ये बेहतर समझें ये उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल करें, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएं कि ताकि वो कंपनी को बेहतर तरीके से चलाए। मतलब ये अपनी मर्ज़ी की मैनेजमेंट ला सकते हैं कंपनी की बेहतरी के लिए। ये जब चाहें, मतलब हर साल जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, ठीक है, उसके अंदर ये वोटिंग की जाती है हर साल। अच्छा, कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन जिसने कॉमन स्टॉक इशू किया हो, जिसके शेयर होल्डर्स हों, कॉमन शेयर होल्डर्स हों, उस कंपनी के लिए ये मस्ट होता है। वो डिविडेंड डिक्लेयर करे ना करे वो कंपनी की मर्ज़ी है, लेकिन ये मस्ट होता है कि हर साल वो अपनी एक एनुअल मीटिंग करती है, एनुअल जनरल मीटिंग करती है, जिसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स, अगर सारे शेयर होल्डर्स नहीं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, वो मीटिंग अटेंड करते हैं, जिसके अंदर उनको सारी ब्रीफिंग दी जाती है, बताया जाता है कि अगर इस साल कंपनी डिविडेंड दे रही है तो कितना दे रही है, कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना डिविडेंड दे रही है, कितना रिटेन कर रही है, कितना रिटेन कर रही है तो क्यों कर रही है, उसको वो कहाँ लगाएगी, किस किस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में लगाएगी, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद
अब अगले साल के लिए कौन कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, क्या यही रहेंगे, इसी के ऊपर अगर इसी के ऊपर ट्रस्ट है तमाम शेयर होल्डर्स को और वो इनसे राज़ी हैं, इनकी परफॉर्मेंस से खुश हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वोटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है। अगर उनको चेंज करना हो मैनेजमेंट की, फिर उसी हिसाब से, क्योंकि फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट होते हैं फिर वो अपनी मैनेजमेंट चुनते हैं, तो इसी हिसाब से मतलब इनके पास ये राइट होता है। अगर ये देख रहे हैं कि कंपनी 1-2 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसके मैनेजर मतलब कंपनी के बेटर इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे, तो ये चाहें तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज करवा के मैनेजमेंट चेंज करवा सकते हैं। ये इनके पास एक बहुत बड़ा राइट होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, कॉमन शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड आल्सो अप्रूव एनी चेंज इन कॉर्पोरेट चार्टर एग्रीमेंट, कॉर्पोरेट चार्टर, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग में जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन की बात होती है, वहीं पे ही ये लोग अगर चाहें तो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस में, उसकी एसओपीज़ में कहीं पे अगर इन्होंने चेंजिंग करानी है तो ये लोग वो भी करा सकते हैं, क्योंकि ये ओनर्स होते हैं, इनके पास ये राइट होता है। ये उसकी भी वोटिंग करा सकते हैं। अगर इन्होंने कंपनी के मेन चार्टर में, जो कंपनी का जो मेन चार्टर है, जो उसका मेन एसओपीज़ हैं, जो उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, ये अगर उसमें कोई चेंजिंग कराना चाहे, रूल्स रेगुलेशन रिलेटेड टू ओनरशिप, रिलेटेड उसके मतलब रिलेटेड टू परफॉर्मेंस या एनीथिंग जो भी है, ये उसमें अगर कुछ चेंजिंग कराना चाहें तो उसके लिए भी इनका वोटिंग राइट होता है। आम तौर पे जो कि चेंजिंग आम तौर पे जो कि तमाम कॉमन स्टॉक होल्डर का ध्यान जिस किस्म की चेंज के ऊपर होता है या जिस किस्म की चेंज के लिए उनको वोटिंग राइट दिया जाता है, वो ये होता है कि जी अथोराइजेशन टू इशू न्यू स्टॉक, ठीक है, कि अगर कंपनी ने कोई न्यू शेयर इशू करने हों तो ऐसी सूरत हाल में इनसे वोटिंग कराई जाती है, क्योंकि अमूमन जो कॉमन शेयर होल्डर होते हैं वो न्यू इशू के ख़िलाफ़ होते हैं, क्योंकि इसमें इनको नुकसान होता है कि जब भी देखें कंपनी की ओवरऑल वर्थ तो वही होती है। अगर एक कंपनी है उसकी ओवरऑल वर्थ है 10 लाख की, ठीक है, और कंपनी ने लेट्स सपोज़ वो 10 लाख में लेट्स सपोज़ कंपनी ने लाख रुपए के शेयर इशू किए हुए हैं, स्टॉक इशू किया हुआ है, ठीक है, लाख रुपए का स्टॉक इशू किया हुआ है, और कंपनी के लेट्स सपोज़ वो 10 बंदों ने लिया हुआ है, तो कंपनी के 10 ओनर हैं, हर किसी के पास 10% मतलब उसकी ओनरशिप है, कंपनी की ओनरशिप है। जब भी कंपनी अब न्यू स्टॉक इशू करेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की वर्थ बढ़ गई है, कंपनी की तो वर्थ वही है, लेकिन कंपनी ने फ़ंड रेस करना है। अब जहां उसने 10 लाख के शेयर इशू किए थे, लाख शेयर इशू किए थे, ठीक है, अब वो कंपनी लेट्स सपोज वही 10 लाख की वर्थ के अगेंस्ट, पहले 10 लाख शेयर थे, अब वो 10 लाख की वर्थ के अगेंस्ट लेट्स सपोज कंपनी 20 लाख शेयर 10 लाख और इशू करने जा रही है। इसका मतलब ये है, पहले जहां एक शेयर की वर्थ लाख थी, अभी एक शेयर की वर्थ कितनी हो जाएगी, 50,000। इसका मतलब जो लोग पहले 10% के ओनर्स थे वो अभी 5% पे आ जाएंगे, उनकी ओनरशिप की प्रोपोर्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में जो ओनर्स होते हैं वो कभी भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि न्यू शेयर इशू किए जाएं। तो एनुअल जनरल मीटिंग में उनको कन्विंस किया जाता है, ओनर को, उनको कोई ना कोई अच्छा पैकेज दिया जाता है कि आप अपनी प्रोपोर्शन मेंटेन करें, या आपको हम कुछ एडिशनल शेयर्स दे देंगे बोनस की सूरत हाल में, मतलब बोनस के तौर पे हम कुछ एडिशनल शेयर दे देंगे, लेकिन हमें शेयर इशू करने दें क्योंकि कंपनी को ज़रूरत है इस चीज़ की, कंपनी ने फ़ंड रेस करना है। तो इस किस्म का वोटिंग राइट भी कॉमन शेयर होल्डर्स के पास होता है कि वो मज़ीद शेयर इशू ना करने से कंपनी को रोक भी सकते हैं। इसके ऊपर मतलब वोटिंग होती है। फिर जब वोटिंग होती है तो जो मेजॉरिटी होती है तो उसका जो डिसीजन होता है उसको ऑनर किया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ एक मतलब ये वोटिंग राइट होता है आम तौर पे, जो कि जिस चेंज के लिए वोट किया जाता है बिज़नेस में, एक तो वो ये चेंज होती है न्यू इशू ऑफ स्टॉक, दूसरा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट मर्जर प्रपोजल। अब हर कंपनी जो कि बड़ी कंपनी होती है, हमेशा उसकी कोशिश होती है कि वो छोटी कंपनी के साथ या अपने साथ की किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, वो दोनों मिलके एक बड़ा बिज़नेस चलाएं। मतलब लेट्स सपोज़ कि अगर मेरी एक कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है सरगोदा में, और साथ ही भलवाल में किसी और बंदे की भी शॉप है, और हम दोनों का बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, और हम दोनों थोड़ा माल मंगाते हैं लाहौर से और यहाँ पे मतलब बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैं उसके साथ मिल के मैं कहता हूँ क्यों ना हम दोनों ही मिल के
क्योंकि भलवाल एक छोटा सा गांव है, वहाँ इतने कस्टमर नहीं होंगे, सरगोदा सिटी है, यहाँ कस्टमर ज़्यादा हैं। तो क्यों ना हम दोनों बजाय छोटी छोटी शॉप चलाने के, हम दोनों अपने कारोबार बेच के, या फिर तुम अपना कारोबार बेच के मेरे साथ मर्ज कर लो, हम एक बड़ी सी दुकान ले लेते हैं, या फिर अब अपना एक पूरा प्लाज़ा खड़ा कर लेते हैं और यहाँ बड़े लेवल पे कारोबार करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है मर्जर प्रपोज़ल। ठीक है, तो ऐसे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना नहीं करना ये भी राइट होता है जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, उसकी मैनेजमेंट का नहीं, ये ओनर्स ने डिसाइड करना होता है कि मतलब कंपनी को मर्ज करना है, किसके साथ नहीं करना, फिर इसके ऊपर भी वोटिंग होती है। तो मतलब इस किस्म के कंपनी की ईच एंड एवरीथिंग, जो भी कंपनी के अंदर चेंजिंग लानी हो, कंपनी की ओनरशिप के अंदर, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, एनीथिंग, उसके लिए वोटिंग होती है। और ये वोटिंग और ये जो वोटिंग राइट होता है ये ओनर्स के पास होता है, और ओनर, उसके एक्चुअल ओनर कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं। इस किस्म की वोटिंग में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, तो ये एक किस्म का बेनिफिट होता है कॉमन स्टॉक होल्डर को, जो कि इन सबको इनको डिफरेंशिएट करता है प्रेफर्ड स्टॉक से और बॉन्ड होल्डर से। अब वोटिंग राइट्स तो हमने बता दी है कि जो कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं उनके पास किस किस टाइप के वोटिंग राइट्स होते हैं। अब वोटिंग का तरीक़ाकार क्या होता है, ठीक है, मतलब किस तरीके से वोटिंग की जाती है, क्योंकि आम तौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होते हैं उनके जो कॉमन स्टॉक होता है वो तो लाखों की तादाद में होता है, मतलब उनके जो होल्डर्स होते हैं कॉमन स्टॉक के। अब एक कंपनी है, लेट्स सपोज अगर यूनिलीवर है, या लेट्स सपोज P&G, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ठीक है, या फिर एंग्रो फूड्स है, ठीक है, तो इनके स्टॉक की वर्थ तो मिलियंस में होती है। ठीक है, और इनके जो स्टॉक होल्डर होते हैं वो भी लाखों में होते हैं, मतलब कम से कम 1.5 लाख 2 लाख स्टॉक होल्डर होते हैं, और इन्होंने मिलियंस में इनके स्टॉक इशू किए होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो 1 लाख 2 लाख बंदों को बुला के या 10 लाख बंदों को बुला के वोटिंग नहीं करा सकते। मतलब ये एक नामुमकिन सी बात होती है कि 10 लाख बंदों को बुला के उनकी वोटिंग कराई जाए किसी चीज़ के ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल में कोई ना कोई तरीका निकाला जाता है वोटिंग का। तो आम तौर पे तीन किस्म के तरीक़ाकार फॉलो होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनी में। कोई कंपनी कौन सा फॉलो करती है, कोई कंपनी कौन सा। और ये ज़रूरी नहीं कि एक कंपनी के मतलब हमेशा एक ही तरीक़ाकार फॉलो करेगी, ये तरीक़ाकार चेंज भी हो सकता है। ये डिसीजन भी कॉमन स्टॉक होल्डर्स का ही होता है कि वो किस तरीके पे राज़ी हैं वोटिंग पे, कि वो किस तरीके से करना चाहते हैं। एडवाइस बेसिकली मैनेजमेंट की ही होती है, लेकिन एक्सेप्शन रिजेक्शन क्राइटेरिया जो है ना वो सेट करती है इसके जो कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं, जो ओनर्स होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के मेथड्स हैं जिनके थ्रू आमतौर पे वोटिंग की जाती है। पहला मेथड होता है प्रॉक्सी वोटिंग का। ठीक है, जैसा कि हम सबको बेहतर पता है कि जब ह्यूज नंबर ऑफ़ कॉमन स्टॉक होल्डर्स हों तो वो सारे के सारे नहीं आ सकते वोटिंग के ऊपर। इवन सारे के सारे एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करने भी नहीं आ सकते। कोई किस शहर में बैठा होगा, कोई किस शहर में बैठा होगा, हो सकता है कोई आउट ऑफ कंट्री बैठा हो और उसके पास भी शेयर्स हों किसी ना किसी कंपनी के। तो पूरे के पूरे जो कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं वो अटेंड नहीं कर सकते। तो ऐसे में प्रॉक्सीज़ बनाई जाती हैं। प्रॉक्सी जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, आप कह सकते हैं 4-5 लोगों पे मुश्तमिल। वो मैनेजमेंट में से भी हो सकता है, ठीक है, वो कंपनी के मैनेजमेंट वो कंपनी के आउट ऑफ मैनेजमेंट में से भी हो सकता है। मतलब वो शेयर होल्डर का भी एक ग्रुप हो सकता है, वो मैनेजमेंट के अंदर से एम्प्लॉइज़ का भी एक ग्रुप हो सकता है, कोई भी मतलब एनी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कि जिसको आप डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है, इस काम के लिए, और उनको टेम्परेरी पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। उनको आप ये पावर देते हैं कि आप इतने लोगों की बेस पे वोटिंग करेंगे। मतलब लेट्स सपोज अगर कंपनी के 1.5 लाख कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं और उसमें से 50,000 जो हैं उन्होंने 5 लोगों को नॉमिनेट किया है, बाकी के 50,000 ने 4 लोगों को नॉमिनेट किया है, बाकी के 50,000 ने 2 लोगों को नॉमिनेट किया है। तो कुल मिला के ये बनते हैं 11 लोग और 3 प्रॉक्सीज़। मतलब 3 प्रॉक्सीज़ हैं और 11 लोग हैं, और ये 11 लोग कुल मिला के किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, ये 1.5 लाख कॉमन स्टॉक होल्डर्स को नॉमिनेट कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से ये लोग फिर वोटिंग करते हैं। ये उनके बिहाफ पे ये लोग वोटिंग करते हैं कि जी उनके बिहाफ पे हमें उन लोगों ने पावर दी है कि मतलब ये 5 लोग जो वोट करेंगे वो 50,000 लोगों का वोट कंसिडर किया जाएगा। तो इसको यहाँ पे ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं कि ए डेजिग्नेटेड पार्टी
is provided with the temporary power of attorney to vote for the signee at the corporation's annual general meeting. There may be chance of battle between rival group for proxy votes. ठीक है, हाँ यहाँ पे अब ये चांस भी हो सकता है, ठीक है, कि जो बाज़ोकात कंपनी के अंदर की जो मैनेजमेंट होती है उसके अंदर भी ग्रुपिंग बनी होती है। कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हर ऑफिस में हर जगह पे ये चीज़ पाई जाती है, ग्रुपिंग पाई जाती है, ठीक है। मतलब किसी ना किसी बात पे किसी ना किसी वजूहात पे किसी भी इदारे के अंदर ग्रुप्स बने होते हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डिसलाइक करता है और वो हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि मतलब दूसरे के काम में टांग अड़ाई जाए। और जब गलती से कोई ऐसी प्रॉक्सीज़ बन जाएं, कॉमन स्टॉक होल्डर अगर कंपनी की मैनेजमेंट में से ही 2 प्रॉक्सीज़ ऐसी बना लें कि जो कि दो अलग अलग बेसिकली ग्रुप्स हों। मतलब लेट सपोज कंपनी के अंदर 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप जो है वो मतलब एक साइड पे है, दूसरा ग्रुप दूसरी साइड पे है, उनकी अपनी सोच है। और जब कॉमन स्टॉक होल्डर ने प्रॉक्सीज़ बनाई तो प्रॉक्सीज़ में से 5 जो पहली प्रॉक्सी बनी वो एक ग्रुप में से बनी और दूसरी प्रॉक्सी अनलकीली या फिर इत्तेफाक से दूसरे ग्रुप में से बन गई। मतलब 5 लोग दूसरे ग्रुप में से आ गए, 5 लोग दूसरे ग्रुप में से आ गए। तो ऐसी सूरत हाल में प्रॉक्सी बैटल शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में कोई डिसीजन नहीं होने देते, वो एक दूसरे के अगेंस्ट वोट करते हैं। वो फिर कंपनी के हक़ में या कंपनी के बेटर इंटरेस्ट में या शेयर होल्डर के बेटर इंटरेस्ट में कभी वोट नहीं करते, फिर उनकी प्रॉक्सी बैटल शुरू हो जाती है। इस चीज़ को कहते हैं प्रॉक्सी बैटल। तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी होती है, मतलब प्रॉक्सी सेट करते हुए कि कंपनी की कोशिश की जाती है कंपनी की मैनेजमेंट में से किसी को ना सिलेक्ट किया जाए, या अगर सिलेक्ट किया भी जाए तो ये चीज़ लाजमी मद्देनज़र रखी जाए कि वो बंदा किसी ना किसी ग्रुपिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर है तो फिर प्रॉक्सी बैटल का चांस ज़्यादा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी वोटिंग और आपके डिसीजंस डिस्टर्ब होते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया वोटिंग करने का। दूसरा तरीक़ाकार होता है मेजॉरिटी वोटिंग, ठीक है। इस तरीक़ेकार में ऐसा करते हैं कि हर शेयर ईच शेयर ऑफ द स्टॉक अलाउज द शेयर होल्डर 1 वोट, ठीक है। हर स्टॉक का एक शेयर होल्डर को 1 वोट का राइट देता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेयर्स होते हैं ना, वो इंडिविजुअली नहीं सेल किए जाते, स्टॉक में सेल किए जाते हैं। मतलब जब भी आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज़ करने होंगे तो आपको 1-2 शेयर नहीं मिलेंगे, आपको लॉट में मिलेगा, आपको बंडल में मिलेगा। वो 100 शेयर्स का एक लॉट हो सकती है, मतलब एक स्टॉक हो सकता है 100 शेयर का, 500 शेयर का, ठीक है, 1000 शेयर का। तो आपने जो भी लेना हो तो वो आपको हमेशा स्टॉक की सूरत में मिलता है। तो इस वोटिंग का जो तरीक़ाकार है, इसमें आपको जो एक स्टॉक मिलता है उस स्टॉक में आपको हर शेयर का 1 वोट मिलता है। मतलब अगर आपने 2 स्टॉक लिए हुए हैं, आपके पास कुल 200 शेयर्स हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 स्टॉक लिए हैं तो आपके पास 2 वोट कास्ट करने की अथॉरिटी है या राइट है। आपके पास 200 वोट मतलब कास्ट करने का राइट है, आप 200 वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब इस सूरत हाल में हर शेयर के ऊपर आपको 1 वोट करने का राइट दिया जाता है। एंड ईच पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ वोटेड सेपरेटली। फिर उसके बाद हर बंदे की वोटिंग अलग से होती है। मतलब लेट सपोज अगर मेरे पास 200 शेयर्स हैं, 2 स्टॉक्स हैं 100 शेयर्स के, ठीक है, और मेरे पास 200 शेयर्स हैं, इसका मतलब मैं 200 वोट कास्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हर बंदे की वोटिंग अलग अलग होती है। मतलब लेट सपोज अगर किसी कंपनी के 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो रोज़ाना एक की वोटिंग होनी है, या फिर हर घंटे बाद एक की होनी है। एक की अभी इस घंटे में होगी, एक की दूसरी। तो मतलब मैं हर इलेक्शन में हर बंदे को वोट कास्ट करने के लिए मेरे पास 200 वोट हैं। आज जिस सीट के लिए इलेक्शन हो रहा है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिस पोजीशन के लिए आज इलेक्शन हो रहा है, आज भी मेरे पास 200 वोट हैं। कल फिर किसी और पोजीशन के लिए, मतलब दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए जब इलेक्शन होगा मेरे पास फिर 200 वोट होंगे। तो मतलब मैं उसी हिसाब से वोटिंग कर सकता हूँ बंदों को कि मैंने किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना है, ठीक है। तो मतलब ये तरीक़ाकार ऐसी सूरत हाल में यूज़ किया जाता है जहाँ ऐसी सूरत हाल में ये तरीक़ाकार उन लोगों के लिए मुनाफा बख्श साबित होता है या फ़ायदेमंद साबित होता है जिनके पास शेयर्स ज़्यादा मिकदार में होते हैं। मतलब लेट सपोज मेरे पास तो 2 स्टॉक्स थे, हो सकता है किसी ने 20-20 स्टॉक्स रखे हों शेयर्स के। तो ऐसी सूरत हाल में वो बंदा सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्ज़ी के ला सकता है, क्योंकि हर एक का इलेक्शन अलग अलग होना है और हर दफ़ा उसके पास उतने ही वोट्स होने हैं।
अगर एक बंदे के पास लेट्स सपोज 20 स्टॉक्स हैं, ठीक है, और एक स्टॉक के अंदर 100 शेयर्स हैं, इसका मतलब उसके पास 2000 वोट है, ठीक है, और वो हर बंदे के इलेक्शन में 2000 वोट कास्ट कर सकता है। इसका मतलब आज अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नंबर 1 डिसाइड होना है कौन बनेगा, तो वो एक बंदे को 2000 वोट कास्ट कर सकता है। अगर कल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नंबर 2 का इलेक्शन होना है, तो वो सारा का सारा 2000 वोट किसी एक के खाते में डाल सकता है। मतलब उसके पास ये अथॉरिटी आ जाती है, क्योंकि उसके पास शेयर ज़्यादा होते हैं, तो उसके पास ये किस्म की अथॉरिटी आ जाती है, वो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्ज़ी के ला सकता है, ठीक है। तो फिर एक और तरीका भी होता है इस चीज़ को कवर अप करने के लिए, क्योंकि इसमें ये होता है बाज़ औक़ात जो एक बंदा जिसके पास शेयर ज़्यादा होते हैं, फिर उसकी मुनापली चलती है, वो उसकी फिर इजारादारी चलती है, वो अपनी मर्ज़ी के सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाता है जो उसको बेहतर लगते हैं, चाहे वो कंपनी के बेटर इंटरेस्ट में हो या ना हो। फिर एक और तरीक़ाकार भी होता है वोटिंग का, उसको हम कहते हैं कम्युलेटिव वोटिंग। इसमें भी, ठीक है, शेयर्स के हिसाब से वोटिंग राइट दिए जाते हैं, लेकिन इसमें तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि मेजॉरिटी वोटिंग में तो ये था कि हर शेयर के अगेंस्ट आपको एक वोट मिलता है। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, तो आप 100 वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में थोड़ा चेंज है, इसमें आपको एक शेयर के अगेंस्ट एक से ज़्यादा वोट मिलते हैं। उतने वोट मिलते हैं जितने आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करने होते हैं। मतलब कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेट्स सपोज 7 बंदों की सिलेक्शन होनी है और कैंडिडेट हैं 50 बंदों में से आपने 7 बंदे चुनने हैं वोटिंग करके, कि जिनको ज़्यादा वोट मिलेंगे उन 7 को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे इन 50 बंदों में से, ठीक है। अब मेरे पास अगर 100 शेयर्स हैं तो मुझे हर शेयर के अगेंस्ट 7 वोट मिलेंगे, ठीक है, कि मैं मतलब हर शेयर के अगेंस्ट मुझे 7 वोट मिलेंगे। अब मेरी मर्ज़ी कि मैं वो सारे के सारे 7 के 7 वोट एक ही बंदे को भी डाल सकता हूँ, या वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग बंदों को भी डाल सकता हूँ। अब वो मेरी मर्ज़ी है। मतलब अगर मेरे पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, तो और हर शेयर के ऊपर मुझे 7 वोट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे पास कुल मिला के 700 वोट्स हैं, ठीक है। लेकिन इस सूरत हाल में ऐसा नहीं होगा कि हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए अलग अलग इलेक्शन होगा, नहीं, इसमें एक ही दफ़ा इलेक्शन होगा और 7 के 7 बंदे एक ही दफ़ा सेलेक्ट किए जाएंगे। तो अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि अगर मैंने कोई अपना बंदा सेलेक्ट करवाना है, ठीक है, तो मैं सारा का सारा 700 वोट एक ही बंदे को डाल दूं सेलेक्ट करवाने के लिए, या 100 वोट करके 7 अलग अलग बंदों को डालूं, या किसी को 50, किसी को 150, किसी को 200, किसी को कुछ नहीं, ठीक है, इस तरीके से करके डालूं। अब ये मेरी मर्ज़ी होती है, लेकिन ये फिर एक ही दफ़ा होता है इलेक्शन, हर सीट का अलग अलग नहीं होता। मतलब आपके पास एक ही दफ़ा का टाइम होता है, आप उसी टाइम ये सारी की सारी वोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ हम वो जो ड्रॉबैक होता है मेजॉरिटी वोटिंग वाला, कि जिसके पास शेयर ज़्यादा होते हैं और वो अपनी मर्ज़ी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ला सकता है, इस तरीके के साथ हम उस ड्रॉबैक को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं कम्युलेटिव वोटिंग के थ्रू। क्योंकि इसमें हर बंदे को एक एक शेयर के साथ वोटिंग राइट ज़्यादा दिया जाता है। दूसरा, सारा का सारा इलेक्शन एक ही दफ़ा होता है। मतलब ये नहीं कि हर दफ़ा अलग से वोटिंग होगी हर बंदे के लिए। तो इसमें जिसके पास अगर वोट ज़्यादा भी होंगे, जिसके पास शेयर ज़्यादा हैं, लेट्स सपोज किसी ने कोई 20 स्टॉक्स रखे हुए हैं, उसके पास 2000 शेयर्स हैं, ठीक है, अगर उसके पास शेयर ज़्यादा भी हैं तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो हर दफ़ा 2000 शेयर डाल के हर दफ़ा 2000 वोट डाल के अपनी मर्ज़ी के बंदे लेके आता रहे। तो ऐसा तो हो सकता है कि वो इन 7 में से कोई वो 1 या 2 बंदे अपनी मर्ज़ी के लेके आए, लेकिन बाकी बंदे वो अपनी मर्ज़ी के लेके नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास फिर वोट्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में मतलब जो कि बाकी जो के शेयर होल्डर जो कि माइनॉरिटी में होते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत ये जिसे कहते हैं कि एक किस्म की प्रोविज़न मिल जाती है अपनी मर्ज़ी का बंदा ऊपर लेके आने की, अपनी मर्ज़ी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करवाने की। तो ये आम तौर पे बड़ा ही इफ़ेक्टिव मेथड समझा जाता है वोटिंग के लिए। कम्युलेटिव वोटिंग आम तौर पे ये यूज़ किया जाता है कंपनीज़ में। प्रीएम्प्टिव राइट्स, ये भी एक अच्छी खसूसियत है कॉमन स्टॉक की, कि जो भी कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास प्रीएम्प्टिव राइट्स होते हैं। उनके पास ये राइट होता है
कि वो कंपनी को रोक सकें या अलाउ कर सकें या वोट कर सकें इस चीज़ के लिए कि कंपनी न्यू शेयर इशू करे या ना करे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आम तौर पे कॉमन स्टॉक होल्डर न्यू शेयर इशू के ख़िलाफ़ होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि उनका जो प्रोपोर्शन होता है कंपनी में ओनरशिप का, वो कम हो जाता है कंपनी के न्यू शेयर इशू करने से, क्योंकि कंपनी की ओवरऑल वर्थ तो वही रहती है। जब भी कंपनी शेयर न्यू इशू करेगी, मतलब एक कंपनी के पहले 10 हिस्से बने हुए थे, अब जब 20 हिस्से बनेंगे तो जाहिर है कंपनी के हिस्से छोटे छोटे हो जाएंगे। तो जो उन 10 में से जिस बंदे ने पहले एक हिस्सा लिया हुआ था तो वो पहले 10वें हिस्से का मालिक था। अब जब कंपनी 10 हिस्से और इशू करेगी तो वो जो बंदा जिसके पास एक हिस्सा था, अब वो 10वें नहीं, वो 20वें हिस्से का मालिक हो जाएगा। मतलब पहले वो 10% का मालिक था, अब वो 5% का मालिक हो जाएगा। तो कॉमन स्टॉक होल्डर इस चीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं। तो उनके पास ये राइट होता है बेसिकली कि वो कंपनी को इस चीज़ से रोक भी सकते हैं या फिर कंपनी से ये भी कह सकते हैं कि जी हमें हमारा जो प्रोपोर्शन है ओनरशिप का वो मेंटेन रखना है। तो ऐसी सूरत हाल में कंपनी उनको एक ऑप्शन देती है कि ठीक है, हमने न्यू शेयर इशू करने हैं, आप में से जो भी चाहे वो अपना ओनरशिप का पोर्शन मेंटेन कर सकता है, मतलब वो उतने शेयर हमसे ले सकता है इस रेट पे। मतलब लेट्स सपोज अगर कंपनी के मेरे पास पहले 10% के शेयर्स थे, मतलब मेरे पास 100 शेयर्स थे, कंपनी ने टोटल कुल मिला के 1000 शेयर फ्लोट किए हुए थे मार्केट में, मेरे पास 100 शेयर थे। कंपनी 1000 मज़ीद फ्लोट करना चाहती है मार्केट में, ठीक है। अब मेरे साथ के एक और इन्वेस्टर ऐसा भी है जो कि इस चीज़ का ख्वाहिशमंद है कि हमारी जो प्रोपोर्शन है 10% ओनरशिप की वो कम नहीं होनी चाहिए, हम हमेशा 10% के ही ओनर रहें। वो इस चीज़ पे राज़ी है, लेकिन बाकी लोग राज़ी नहीं होते। तो कंपनी ये राइट देती है, ठीक है, हमें एक किस्म की प्रोविज़न देती है हमारे लिए कि हम कंपनी के मज़ीद शेयर ख़रीद सकते हैं, ठीक है, एक मखसूस रेट के ऊपर, कि हम अपनी वो प्रोपोर्शन मेंटेन करें 10% वाली के। मतलब जब कंपनी न्यू शेयर इशू कर रही होगी तो हमारे पास राइट होता है कि हम उन शेयर्स में से भी शेयर्स ख़रीद सकते हैं, कंपनी हमें बेचेगी, ताकि हम लोग मतलब अगर आज मैंने 100 शेयर लिए हुए हैं और मैं 10% का मालिक हूँ, कल को मैं देख रहा हूँ कंपनी अब 1000 शेयर और इशू कर रही है, तो मैं उन 1000 में से भी 100 शेयर और ले लेता हूँ ताकि मेरे पास 200 शेयर आ जाएँ। तो पहले मैं 1000 शेयर में से 100 शेयर लेके 10% का मालिक था, अब मैं 2000 में से 200 शेयर लेके अगेन 10% का मालिक बन जाऊँगा। तो मेरे ओनरशिप प्रोपोर्शन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे लिए एक फ़ायदा होता है और इस चीज़ को हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव राइट, ठीक है। प्रीएम्प्टिव राइट्स entitles the common shareholders to maintain his proportionate share of ownership in the firm in case of issuing new shares, ठीक है। अब ये एक सर्टिफिकेट होता है बेसिकली जो कंपनी इशू करती है कॉमन शेयर होल्डर्स को, जिसके अंदर वो उनको एक ऑप्शन देती है, ठीक है। मतलब एक सर्टिफिकेट होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें एक ऑप्शन दिया जाता है तमाम कॉमन शेयर होल्डर को कि कंपनी न्यू शेयर इशू करने जा रही है। अगर आप लोग चाहें तो अपनी ओनरशिप की परसेंटेज मेंटेन करने के लिए एक मखसूस नंबर ऑफ़ शेयर्स आप लोग ख़रीद सकते हैं और एक मखसूस प्राइस पे। ये सारा कुछ उसके अंदर मेंशन्ड होता है कि आप इतने नंबर ऑफ़ शेयर ख़रीद सकते हैं अपनी ओनरशिप मेंटेन करने के लिए और इतनी प्राइस पे ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और इस टाइम के अंदर मतलब इस टाइम के अंदर अगर आपकी रिक्वेस्ट नहीं आई तो इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मतलब हो सकता है वो अमूमन 2 से 10 हफ्तों का टाइम दिया जाता है कंपनी न्यू शेयर इशू करने से पहले। 2 से 10 हफ्तों का टाइम आमतौर पे देती है, मतलब मिनिमम 2 हफ्तों का टाइम और मैक्सिमम 10 हफ्तों का टाइम देती है न्यू शेयर इशू करने से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि आपके पास ये प्रोविज़न है कि अगर आप चाहें तो मज़ीद शेयर ले लें, हम लोग न्यू शेयर इशू करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को, ये जो प्रोविज़न आपको दी जाती है, इस चीज़ को बेसिकली कहते हैं राइट। ये एक राइट होता है कॉमन स्टॉक होल्डर के पास, ठीक है, जो कि कंपनी उसको देती है, ठीक है। जो कि कंपनी उसको देती है कि वो अपना ओनरशिप का पोर्शन मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम प्रीएम्प्टिव राइट कहते हैं।